जो लोग ख्वाजा आसिफ के मिजाज से वाकिफ़ थे वो भी हैरान थे कि वो कब तक खामोश रहेंगे और इनके इर्द गिर्द जो प्लांट्स के नाम पर खेल खेले जा रहे हैं इनको कब तक नज़रअंदाज करते रहेंगे। आखिर एक दिन ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में सबका भांडा फोड़ दिया जब उन्होंने पावर प्लांट्स मालिकान को डाकू करार दिया कि वो मुल्क और आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। उन्होंने इंकिशाफ किया कि पावर प्लांट्स मालिकान हुकूमत से सस्ता तेल लेकर जो इस्तेमाल से बच जाता है वो मार्केट में मार्केट रेट पर बेचकर इससे भी बड़ा पैसा बना रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जब उन्होंने इस तेल का ऑडिट कराना चाहा तो उन्होंने अदालत से स्टे ले लिया। मज़े की बात यह है कि कोई इस स्टे को खारिज कराने की कोशिश भी नहीं कर रहा। मुआहदों के तहत हुकूमत प्लांट्स मालिकान को आलमी मार्केट से महंगा तेल इंपोर्ट करके इस पर सब्सिडी देकर सस्ता दे रही थी, जबकि वो सस्ता तेल लेकर इसे बड़े पैमाने पर मार्केट में चंद रुपए फी लीटर कम करके बेच रहे थे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तेल पर बिजली पैदा करने की वजह से पाकिस्तान सालाना 16 अरब डॉलर का फ्यूल मंगवा रहा है और ये खर्च रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। एक दिन उस वक्त के वज़ीर पेट्रोलियम शाहिद हक्कान अब्बासी ने इंकिशाफ किया कि जब वो कतर से LNG का मुआहदा करने का मंसूबा सामने लाए उन्हें धमकियाँ दी गईं कि अगर उन्होंने LNG मंगवाई तो तुम्हारा हशर कर दिया जाएगा। शाहिद हक्कान अब्बासी का कहना था कि पाकिस्तान में ऑयल इंपोर्ट माफिया बहुत तगड़ा है, जिसको खतरा था कि अगर फ्यूल के बजाय बिजली LNG पर बनना शुरू हो गई तो वो जो लंबा माल तेल से कमा रहे हैं वो कमाई कम हो जाएगी। ताहम जब शाहिद हक्कान अब्बासी से पूछा गया कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने हुकूमत के एक वजीर को तड़ी लगा दी तो अब्बासी साहब टाल गए, जिस पर कुछ सवालात भी उठे कि वाकई किसी ने धमकी भी दी थी या वो खुद ही ये बात बनाकर LNG का रास्ता हमवार कर रहे थे, जिस पर उन दिनों एतराज़ात भी हो रहे थे कि कतर से महंगा सौदा किया जा रहा है। पार्लियामेंट में भी इस पर खासा शोर शराबा हुआ कि वो मुआहदा सामने लाया जाए कि किस रेट पर कतर से सौदा किया जा रहा है। इस शक की वजह ये थी कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की कतरियों के साथ कारोबारी पार्टनरशिप थी, जिसका राज बाद में पानामा केस में खुला जब शरीफों ने अदालत को बताया कि लंदन के फ्लैट्स जिन पर सारा हंगामा हुआ था वो दरअसल इनकी कतरियों से कारोबारी सेटलमेंट का नतीजा था। अगरचे पानामा दस्तावेज़ात कुछ और कहानी सुनाती थीं, यूँ शक यही था कि इसहाक डार के बाद नवाज शरीफ के दूसरे काबिल एतमाद बंदे सैफुर रहमान कतर में इनका बिजनेस देखते हैं। सैफुर रहमान के बारे में कहा जाता है कि वो शरीफ फैमिली के फ्रंट मैन थे जो चीनी कंपनियों के साथ बिजनेस से कतरियों तक सब मुआहदों और मुफादात का ख्याल रखते हैं। नवाज शरीफ ने इन अहम लोगों के साथ फ़ौरन रिश्तेदारी कर ली ताकि कहीं धोखे का इम्कान ना रहे। पहले इसहाक डार को समधी बनाया ताकि वो घर के फ़र्द की तरह सल्तनत की खिदमत करते रहें और राज अपने दिल में रखें कि ये घर का मामला है। इसहाक डार के बाद ऐसा ही बंदोबस्त नवाज शरीफ फैमिली ने सैफुर रहमान के साथ किया। खतरा मोल नहीं लिया जा सकता था कि कल कला को वो भी सारे राज खोल कर बैठ जाएं और शरीफ खानदान को ले डूबें, जैसे कभी 2000 में कैदी इसहाक डार ने चेयरमैन नेब जनरल अमजद के साथ डील की। अपनी रिहाई के बदले हाथ से तवील बयान हल्फी लिख कर दिया जिसमें उन्होंने शरीफ फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया, जिसका आज तक शहबाज शरीफ को बहुत दुख है क्योंकि इसमें एक ऐसा राज भी शहबाज शरीफ के बारे में लिख दिया था जिसे वो छुपा सकते थे। वो रास्ता एक अरब खातून का पासपोर्ट जो शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को खातून के नाम पर बैंक अकाउंट खोलकर डॉलर्स ट्रांसफर कराने का हुक्म दिया था, जिसे लंदन की गाजी फैमिली के पासपोर्ट पर लाहौर के एक बैंक में फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलकर 1992 में नवाज शरीफ दौर में बनाए गए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट का सहारा लेकर लाखों डॉलर्स बाहर भिजवाए गए थे। उस वक्त इसहाक डार शरीफ फैमिली के रिश्तेदार नहीं थे, लिहाजा उन्होंने अटक जेल से जनरल अमजद के साथ खुफिया डील की ताकि वो बाहर निकल सकें। इन्हें उस वक्त शरीफों की नहीं अपनी फिक्र थी। इसहाक डार के इस फैसले के बाद ही शरीफों ने फैसला किया कि डार और सैफुर रहमान जैसे अहम लोग जो उनकी सल्तनत के मीनार थे इनके साथ रिश्तेदारी ज़रूरी है। जिसे तारीख में बादशाह दूसरे मुल्कों के साथ फौजी और सियासी अलायंस बनाने के लिए बच्चों के रिश्ते करते थे। यूँ पहले इसहाक डार के बेटे की शादी नवाज शरीफ की बेटी से हुई तो अभी कुछ अर्सा पहले सैफुर रहमान की बेटी की शादी मरीम नवाज के बेटे से की गई। मकसद वही था कि दोनों अहम राजदार हैं और इन्हें फैमिली में लाना था। अब पता चल रहा था कि एक तरफ शाहिद हक्कान अब्बासी शरीफों के साथ मिलकर नई डील कर रहे थे जिस पर पार्टी के अंदर भी मसाइल उभर रहे थे, लेकिन इससे पहले इन पावर प्रोड्यूसर्स को एक्सपोज करना ज़रूरी था जो इस डील के रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहे थे, क्योंकि इन्हें घर बैठे जो पैसा मिल रहा था वो ख़तरे में था। अब बिजली महंगे फ्यूल पर पैदा करने के बजाय LNG और कोयले के प्लांट से पैदा करने के मंसूबे बन रहे थे। कतर हो या चीन, इन दोनों डील्स में सैफुर रहमान शामिल थे। साथ में शहबाज शरीफ और इनके बेटे भी एक्टिव हो रहे थे।
کہ بجلی اور چینی کمپنیوں کے نام پر وہ پاکستان میں کوئلے کے پلانٹس لگا سکتے تھے۔ سیف الرحمن کو ساری گیم کا علم تھا۔ انہوں نے بھی کہا کہ جناب اس پورے کھیل میں کچھ ہمیں بھی دیں۔ سیف الرحمن کے لیے کراچی چنا گیا کہ وہ وہاں کوئلے کا پلانٹ لگانے کا سوچیں، جبکہ پنجاب میں اپنا شریف بچہ ساہیوال میں چینی کمپنی کو سامنے رکھ کر پلانٹ لگانے کے منصوبے پر کام کر رہا تھا، جس کے لیے نیپرا میں من پسند افسران کو لگوا کر حیران کن رعایتیں دی جا رہی تھیں۔ وہ نیپرا افسر جسے شریف خاندان اپنا بندہ سمجھ کر ایکسٹینشن بھی دے رہا تھا۔ ساتھ ہی شہباز شریف نے 2 DMG افسران فواد حسن اور احد چیمہ کو مشن دے دیا تھا کہ انہوں نے کیسے نیپرا سے ایسے ٹیرف اور رعایتیں لینی ہیں کہ سر ہاتھ انگلیاں سب کچھ کڑائی میں ہوں۔ دونوں نے شہباز شریف کو مایوس نہیں کیا۔ اس ساری لوٹ مار میں نیا رنگ اس وقت آیا جب موجودہ نگراں وزیر برائے انرجی محمد علی نے بہت محنت کے بعد مارچ 2022 میں پاور سیکٹر میں ایک شاندار انکوائری رپورٹ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو پیش کی کہ کیسے کیسے پاور سیکٹر میں پاکستان اور عوام کو لوٹا گیا۔ باقی چھوڑے، خود وزیر اعظم عمران خان کے اپنے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ جب رپورٹ میں انکشاف سامنے آئے۔ شریفوں نے ساہیوال اور کراچی کے کوئلے پلانٹس کے نام پر جو کھیل کھیلا تھا، اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ عمران خان کو بتایا گیا کہ ان کی اپنی کابینہ میں کچھ لاڈلے وزیر جو ان کے دائیں بائیں بیٹھے تھے، وہ بھی پاور سیکٹر میں اس لوٹ مار کے کھیل میں شامل تھے۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق ایک ایک پلانٹ میں لاکھوں ڈالرز کا لمبا کھیل کھیلا گیا، جس کی ادائیگی عوام کی جیب سے ہوئی تھی۔ اب وزیر اعظم کو فیصلہ کرنا تھا، اس نے اپنے لاڈلے وزیروں کو بچانا ہے، یہ شریفوں کے نیپرا اور DMG افسران کی مدد سے کھیلے گئے لاکھوں ڈالرز کے کھیل کو ایکسپوز کرنا ہے۔